आखिरकार उसने धैर्य खो दिया, अपना हाथ लहराया और चिढ़कर कहा, बस, मुझे अभी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहले बाहर निकलो। हम 1 मिनट में म्यूली के बारे में बात करेंगे। तीसरा कैप्टन, कल रात से यंग मास्टर संपर्क से बाहर है। आज सुबह मैंने स्थिति की जांच के लिए पहले ही 3 दस्ते भेज दिए हैं। उनमें से एक का नेतृत्व मेरे जैसे साथी 7 स्टार डूझे ने भी किया था। भाड़े का सैनिक एक पल के लिए झिझका और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा भयभीत लग रहा था, लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी ने संपर्क खो दिया। मुझे डर है कि यंग मास्टर के साथ कुछ हुआ है। आपको जांच के लिए व्यक्तिगत रूप से एक टीम का नेतृत्व करना पड़ सकता है। बस, मेरी अपनी योजनाएं हैं। अब बाहर निकलो। हे मेंग की भयंकर नजर को देखकर भाड़े के सैनिक के पास अनिच्छा से तंबू छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आधे मिनट बाद हे मेंग की महिला में रुचि खत्म हो गई और वह अब पहले की तरह चिड़चिड़ा नहीं दिख रहा था। तंबू से बाहर निकलते ही उसने देखा कि उसके अधीनस्थ तुरंत आ रहे हैं। तभी उसे मौजूदा मामला याद आया और उसने पूछा, आखिरी बार म्यूली से हमारा संपर्क कब हुआ था? अधीनस्थ ने तुरंत उत्तर दिया, कल सुबह। उस समय यंग मास्टर ने बताया कि सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके बाद कोई और खबर नहीं आई। ठीक है, बाकी आदमियों को इकट्ठा करो, मैं खुद जाऊंगा। हे मेंग का मन पहले ही शांत हो चुका था। अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनने के बाद उन्हें भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने इसे स्वयं संभालने का फैसला किया। जी श्रीमान, अधीनस्थ ने तुरंत एक सिग्नल आतिशबाजी निकाली और उसे आकाश में छोड़ दिया। एक जोरदार धमाके के साथ शिविर के ऊपर एक सिग्नल फ्लेयर फट गया और आसपास के क्षेत्र से भाड़े के सैनिक शिविर की ओर दौड़ पड़े। आप में से यहाँ केवल कुछ ही लोग क्यों हैं? थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हे मेंग ने देखा कि केवल मुट्ठी भर भाड़े के सैनिक वापस आए थे, जिससे वह क्रोधित हो गया। हे मेंग के क्रोध को देखकर भाड़े के सैनिकों ने तुरंत उत्तर दिया, तीसरे कैप्टन, हम भी नहीं जानते। जब हमने सिग्नल देखा तो हम तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन हमने रास्ते में किसी भी अन्य भाई को नहीं देखा। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में वर्षों तक जीवित रहने के बाद हे मेंग को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उसकी अभिव्यक्ति तीखी हो गई और वह चिल्लाया, क्या? फिर आप उन्हें क्यों नहीं खोज रहे? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक काली आकृति उसकी ओर उड़ी। सहज रूप से वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके पीछे की शक्ति ने उसे 10 कदम पीछे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया और दबीदबी घुरघुराहट निकाली। अपनी बाहों में सुन्नता को नजरअंदाज करते हुए हे मेंग ने अपने हाथों में मौजूद वस्तु को देखा और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। जो चीज उसकी ओर उड़कर आई थी वह एक लाश थी। इसके अलावा लाश भेड़िए के सिर के प्रतीक वाले कपड़ों में लिपटी हुई थी, स्पष्ट रूप से उनके अपने भाड़े के सैनिकों में से एक। और हे मेंग ने इस शरीर को पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के दुर्लभ 7 स्टार डूझे में से एक था। कौन मेरे वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के सदस्य को मारने की हिम्मत करता है? लाश को हवा में उड़ता देख हे मेंग गुस्से में उस दिशा की ओर दहाड़ने लगा जहां से वह आई थी। अरे, चूंकि तुम मुझ पर इनाम का दावा करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे द्वारा मारे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे ही लिन फेंग धीरे धीरे छाया से बाहर निकला, उसकी अभिव्यक्ति शांत और उदासीन थी। जंगल से एक ठंडी हंसी गूंज उठी। जैसे ही हे मेंग ने लिन फेंग का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा, वह क्षण भर के लिए यह देखकर दंग रह गया कि वह कितना युवा लग रहा था। अगले ही पल उसके भाड़े के समूह द्वारा जारी किए गए इनाम नोटिस की जानकारी उसके दिमाग में कौंध गई।
उसकी आंखों में तुरंत लालच उभर आया। जब वे जांच के लिए मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में दाखिल हुए थे तो उन्हें वह गुफा भी मिल गई थी। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि गुफा के मालिक के पास काफी ताकत है। उस गुफा के अंदर जो कुछ भी बचा था वह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। इसके ब्लैक क्लास खेती तकनीक या डू तकनीक होने की अत्यधिक संभावना थी। अपने होठों को चाटते हुए हे मेंग ने एक भयावह मुस्कान बिखेरी और कहा, भाई, जब तक तुम उस गुफा से प्राप्त वस्तुओं को सौंपोगे मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। यह कैसा रहेगा? अरे, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? अगर मैं तुम्हें वह दे दूं जो मुझे मिला है तो क्या तुम सचमुच मुझे जाने दोगे? लिन फेंग ने मनोरंजन करते हुए व्यंग्य किया। बच्चे, चूंकि तुमने केवल ज़ब्त का पेय पीने के लिए टोस्ट लेने से इनकार कर दिया है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और खजाना खुद ले लूंगा। उन शब्दों के साथ हे मेंग के होंठ खून की प्यासी मुस्कान में बदल गए। उसका पैर अचानक जोर से जमीन पर पड़ा। हाई ग्रेड येलो क्लास डू तकनीक रॉक क्रैश। हे मिंग के शरीर के चारों ओर भूरे सफेद डू क्यूई का उभार फूट पड़ा। इसके तुरंत बाद उसकी त्वचा भूरे सफेद रंग की होने लगी जिससे वह चट्टान की तरह सख्त दिखने लगी। फिर एक उग्र विशाल जानवर की तरह उसने अजेय बल के साथ सीधे लिन फेंग पर हमला कर दिया। हे मिंग के लापरवाह आरोप को देखकर लिन फेंग के होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। येलो क्लास डू तकनीक का उपयोग करने वाले 8 सितारा डू झे ने उनके लिए कोई खतरा नहीं पैदा किया। अपना हाथ उठाते हुए डू क्यूई के उछलने से उसकी मुलायम आस्तीनें बेतहाशा फूलने लगीं। एक जोरदार विस्फोट के साथ लिन फेंग की आकृति अचानक वहां से गायब हो गई जहां वह खड़ा था, बिजली की तरह हे मेंग की ओर बढ़ रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक ब्लैक क्लास डू तकनीक है। लिन फेंग की तेज गति को देखकर हे मेंग की पुतलियां उसके हंसने से पहले सिकुड़ गईं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि ब्लैक क्लास डू तकनीक अंततः मेरी ही होगी। बूम! लिन फेंग की हथेली ने हे मेंग के शरीर पर जबरदस्त ताकत से प्रहार किया। उसका लाल रंग का डू क्यूई हे मेंग की चट्टान जैसी त्वचा से टकरा गया। ओह! हे मेंग कराहने लगा क्योंकि एक शक्तिशाली शक्ति उसकी कठोर सुरक्षा को भेदते हुए उसके शरीर में घुस गई। अत्यधिक दबाव के कारण उसके आंतरिक अंग तेजी से फट गए। कुछ ही देर बाद उसके मुंह से अनियंत्रित रूप से खून बहने लगा। स्पष्ट रूप से लिन फेंग की ब्लैक क्लास डू तकनीक ने उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया था। हालांकि हे मेंग का शरीर असाधारण रूप से मजबूत था। हालांकि वह जानता था कि अगर उसने अपनी चोटों को नियंत्रित नहीं किया तो वे और भी खतरनाक हो जाएंगी। उच्च श्रेणी की डू तकनीक के आकर्षण ने उसे अपने दर्द को दबाने पर मजबूर कर दिया। टेढ़ी मुस्कान के साथ उसने उपहास किया, बेटे, ऐसा लगता है कि तुम्हारी डू तकनीक अभी भी मेरी रक्षा को नहीं तोड़ सकती। तुम्हें बस आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ओह, क्या ऐसा है? तो मुझे लगता है कि मुझे बस शक्ति बढ़ानी होगी। लिन फेंग ने अपनी हथेली पर नजर डालते हुए मुस्कुराया, जहां हे मेंग की एक बार चट्टान जैसी ठोस त्वचा पहले से ही फटने लगी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फिर से अपना हाथ उठाया और एक और स्कारलेट फ्लेम पाम खोला और उसे हे मेंग के शरीर पर जोर से पटक दिया। नंबर 24। अध्याय 24 से 24 जियो यिक्सियन के साथ पुनर्मिलन। जैसे ही लिन फेंग ने एक और डू तकनीक शुरू की, हे मेंग के शरीर से एक तेज दरार की आवाज गूंज उठी। इसके तुरंत बाद हे मेंग का असली शरीर, जो उसकी डू क्यूई द्वारा संरक्षित था, लिन फेंग के स्कारलेट फ्लेम पाम से हिंसक रूप से टकरा गया। बूम! हे मेंग की छाती में अपार शक्ति धंस गई। उसकी आंखें सदमे से बाहर आ गईं। उसके कपड़ों का पिछला हिस्सा तुरंत फट गया।
जिससे उसके शरीर पर हथेली की गहरी छाप दिखाई दी। PFFT प्रभाव ने हे मेंग के आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर दिया, जिससे वे भारी डुक्यूई के नीचे पूरी तरह से कुचल गए। उसके टूटे हुए अंगों के टुकड़ों के साथ मिश्रित रक्त उसके गले तक बढ़ गया और दबाव के कारण उसके मुंह से जोर से बाहर निकलने लगा। उसके बाद उसका शरीर तेज गति से पीछे की ओर उड़ता हुआ कई टेंटों से टकराता हुआ अंततः रुक गया। तीसरा कप्तान। आसपास के भाड़े के सैनिक घबरा गए और उसके पास पहुंचे और जल्दी से उपचार की दवा निकाली। आखिरकार यदि हे मेंगेक 8 सितारा डॉजे पूरी तरह से हार गया तो वे, जो और भी कमजोर थे, जीवित रहने का मौका नहीं पाएंगे। जैसे ही वे करीब आए, भाड़े के सैनिकों ने हे मेंग की छाती में भयानक सेंध देखी और उनके दिलों में डर बैठ गया। बहादुर भाड़े के सैनिकों में से एक झिझकते हुए हे मेंग की सांसों की जांच करने के लिए उसके पास पहुंचा, लेकिन भयभीत होकर पीछे हट गया। तीसरा कैप्टन मर गया। भागो! अरे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच सकते हो? उनकी घबराई हुई चीखें सुनकर लिन फेंग ने तेजी से पीछा करने से पहले ठंडी हंसी निकाली। कुछ ही क्षण बाद शेष सभी भाड़े के सैनिक उसके द्वारा मारे गए। हे मेंग की स्टोरेज रिंग को लूटने के बाद लिन फेंग किंगशान टाउन की ओर जाने से पहले अन्य भाड़े के सैनिकों की लाशों की खोज करने के लिए आगे बढ़े। उसे जल्द से जल्द जियो यिक्सियन से मिलने की जरूरत थी, इससे पहले कि म्यूशी को पता चले कि मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में 2 दस्तों का सफाया हो गया है। फिर वह वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के अड्डे पर एक आश्चर्यजनक हमला करेगा और उन्हें चकमा दे देगा। एक बार फिर छोटे शहर की हलचल भरी सड़कों पर कदम रखते हुए लिन फेंग ने अपने चारों ओर शोरगुल को सुना। मानव समाज से 2 महीने के अलगाव के बाद वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मनुष्य वास्तव में ऐसे प्राणी हैं जो समूहों में पनपते हैं। यदि उसे जंगल में कई दशक अकेले बिताने पड़े तो क्या उसे बोलना भी याद रहेगा? कुछ गलियों से गुजरते हुए जीवंत ध्वनियां धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। लिन फेंग ने एक शांत मार्ग का अनुसरण किया, स्थिर गति से चलते हुए। थोड़ी देर बाद उसकी दृष्टि के सामने एक छोटी लेकिन सुंदर जागीर दिखाई दी। प्रवेश द्वार पर गार्ड सख्त गठन में खड़े थे। 10 से अधिक पूरी तरह से हथियारबंद लोग सतर्कता से खड़े थे। जैसे ही लिन फेंग ने अपनी नजरें घुमाईं, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। सीधे आने के बजाय वह जागीर के किनारे की ओर चक्कर लगाता रहा। इलाके का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के बाद वह चुपचाप दीवार पर चढ़ गया। अंदर लिन फेंग सावधानी से आगे बढ़े, कुशलतापूर्वक गश्त कर रहे गार्डों से बचते हुए। कुछ अवलोकन के बाद उसने दिशा निर्धारित की और गार्डों की सबसे अधिक संख्या वाले क्षेत्र की ओर चला गया। कुछ और गश्ती दल को चकमा देते हुए वह जल्द ही एक एकांत कमरे के सामने पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर 4 गार्ड तैनात थे। हालांकि उनकी निगाहें कभी कभी कमरे की ओर चमकती थीं, सुरक्षा की सतर्कता से नहीं बल्कि निगरानी की जांच से। यह देखकर लिन फेंग को यकीन हो गया, यह जियो यिक्सियन का कमरा था। ऐसा लगता है कि वह हाल ही में अच्छा समय नहीं बिता रही है, लेकिन यह वास्तव में मेरे पक्ष में काम करता है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लिन फेंग कमरे के पीछे की ओर चला गया। इमारत के पीछे एक छोटी सी झील थी और उसने ध्यान से पानी के ऊपर फैले लकड़ी के बीमों पर कदम रखा। धीरे धीरे वह खुली खिड़की की ओर बढ़ा। कुछ क्षण बाद उसका हाथ खिड़की की सिल पर पड़ा और वह ध्यान से अंदर की ओर झुक गया। जैसे ही उसने सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए कमरे को देखा, शांत और शांतिपूर्ण माहौल का आनंद लिया, उसके पैर चुपचाप फर्श को छू गए। इतना खराब भी नहीं। हवा में एक हल्की सी औषधीय सुगंध फैल गई। लिन फेंग ने तुरंत देखा कि कुछ गड़बड़ है, यह जहर था।
उसने जल्दी से अपनी सांसें रोक लीं, सांस लेना रोक दिया। उसकी तेज नजर पूरे कमरे में घूम गई और नरम गुलाबी पर्दों के माध्यम से वह एक हल्की छायादार आकृति बना सका। कुछ कदम आगे बढ़ते हुए लिन फेंग ने पर्दा उठाया और अंदर नजर डाली। एक छोटे से मंच पर सफेद वस्त्र पहने एक युवा महिला सावधानी पूर्वक औषधीय पाउडर तैयार कर रही थी। कभी कभार वह एक छोटी सी क्रिस्टल स्टिक का उपयोग करके थोड़ा सा पाउडर उठाती थी और उसे अपनी नाजुक नाक के पास लाती थी, धीरे से उसकी सुगंध लेती थी। जैसे ही उसने पाउडर का एक और भाग मिलाया, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने तेजी से अपना सिर उठा लिया। हालांकि जब उसकी नजर उसके सामने वाले युवक के परिचित मुस्कुराते हुए चेहरे से मिली तो उसकी आंखों की ठंडक धीरे धीरे कम हो गई। दरवाजे की ओर संक्षेप में देखते हुए उसने हल्के से लिन फेंग की ओर हाथ हिलाया। मुस्कुराते हुए लिन फेंग मंच पर चले गए, क्रॉसलेग्ड बैठ गए और मुस्कुराए, तब तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी। ऐसा लगता है कि मैं सही था, है ना? हम अपनी पिछली बातचीत को याद करते हुए जियो यिक्सियन ने हल्की सी हंसी निकाली। उसने अपनी सुंदर नाक पर हल्की सी झुर्रियां डालीं, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का एक भाव झलक रहा था, लेकिन वह जिद्दी बनी रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने विश्वासघाती होंगे। म्यूशी और वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप द्वारा उस गुफा के बारे में जानकारी फैलाने के बाद किंगशान टाउन में भाड़े के सैनिकों ने, जिन्हें मैंने बचाया था, अफवाहें सुनी कि मेरे पास ब्लैक क्लास खेती तकनीक और डू तकनीकें हैं। फिर भी इस तथ्य के बावजूद कि मैंने उनकी जान बचाई, वे मुझे धोखा देने के लिए तैयार थे, लगातार उन गैरमौजूद उच्च श्रेणी की तकनीकों पर अपना हाथ जमाने की कोशिश कर रहे थे। उसने लिन फेंग पर तिरछी नजर डाली, मानो इस मामले को उठाने के लिए उसे दोषी ठहरा रही हो। फिर जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, वह झट से उठ खड़ी हुई। लिन फेंग की ओर कुछ हल्के कदम उठाते हुए उसने धीरे से अपनी पतली उंगलियां लहराईं और फुसफुसाया, अभी कुछ मत कहो। इसके साथ ही जियो यिक्सियन ने अपनी छाती से एक छोटी जेड बोतल निकाली। उसने सावधानी से हल्के लाल तरल की एक बूंद निकाली और लिन फेंग का हाथ लिया और धीरे से उसकी त्वचा पर लगाया। जियो यिक्सियन के नाजुक हाथों को ध्यान से उसकी हथेली पर तरल रगड़ते हुए देखकर लिन फेंग ने हंसते हुए कहा, यह उस जहरीली धुंध का प्रतिकार होना चाहिए जिससे आपने इस कमरे को भर दिया है ना? ओह, आपने ध्यान दिया। जियो यिक्सियन ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। आवेदन समाप्त करने के बाद उसने उसका हाथ छोड़ा और उत्सुकता से उसकी ओर देखा। अपने सामने की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा, क्या आप भूल गए? मैं एक कीमियागर हूँ। भले ही मैंने जहर में कभी विशेषज्ञता नहीं की है, फिर भी मैं आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों के गुणों के आधार पर कुछ चीजें निकाल सकता हूँ। यह समझ आता है। यह याद करते हुए कि लिन फेंग एक कीमियागर थे, जियो यिक्सियन तुरंत समझ गए। फिर उसने आंखों में चंचल चमक के साथ उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम यहाँ तक सिर्फ मुझे बचाने आए हो? लिन फेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके बीच की दूरी को 1 फुट से भी कम कर दिया। जैसे ही उसने सीधे उसकी उज्ज्वल, बुद्धिमान आंखों में देखा, उसने उसके शरीर की हल्की खुशबू को पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए उसने चिढ़ाया, बेशक। मैं इतनी आश्चर्यजनक सुंदरता को यहाँ कष्ट सहने को कैसे सहन कर सकता हूँ? जियो यिक्सियन ने अपने हल्के से लाल गालों को रगड़ते हुए अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसने मुंह बनाया और बनावटी झुंझलाहट के साथ कहा, आप कभी गंभीर नहीं होते। अभी कुछ समय पहले मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में आपने चाकू से मेरा चेहरा काटने की धमकी भी दी थी। मैं आपकी मीठी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे बताएं, आप वास्तव में क्या चाहते हैं?
लिन फेंग ने अजीब तरह से अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। हे, उस समय हम अभी तक बिल्कुल दोस्त नहीं थे। उसके बाद उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने आगे कहा, मैं इस बार वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के साथ हिसाब बराबर करने आया हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। नंबर 25। अध्याय 25 से 25। बॉस याओ, आपकी मदद? लेकिन मैं यह भी नहीं जानता कि कैसे लड़ना है। इसके अलावा क्या आप आश्वस्त हैं कि आप म्यूशी को संभाल सकते हैं? वह 2 स्टार डूशी है और जैसा कि मैंने हाल ही में सुना है, उसके पास ब्लैक क्लास डू तकनीक भी है। जियो यिक्सियन ने भौहें चढ़ा दीं, उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही गंभीर थी। उसकी चिंता सुनकर लिन फेंग ने उसे आश्वस्त किया, मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में मैंने म्यूली, हेमेंग और उनकी पूरी टीम को पहले ही मार डाला था। जहां तक मुशी की बात है, वह आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुका। आपके पास रेनबो पॉइजन बुक काफी समय से है, इसलिए मुझे यकीन है कि आपने कुछ चीजें समझ ली होंगी। यदि आप अन्य भाड़े के सैनिकों को खत्म करने के लिए जहर का उपयोग कर सकते हैं और मेरे लिए म्यूशी से आमने सामने लड़ने का अवसर बना सकते हैं, तो मेरे जीतने की 80% संभावना है। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हेमेंग, एक 8 सितारा डूझे को मार पाओगे। तो ठीक है, मेरे लिए यहीं रुको। जियो यिक्सियन ने लिन फेंग को आश्चर्य से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पहले से ही इतना शक्तिशाली हो गया होगा। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने अपने दांत भींच लिए। वह भी इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा लेना चाहती थी। सहमति में सिर हिलाते हुए वह मुड़ी और अपना सामान पैक करने लगी। खटखटाओ, खटखटाओ। जैसे ही वह सामान हटा रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। हालांकि बाहर मौजूद व्यक्ति ने इसे विनम्र पूछताछ जैसा दिखाने के बावजूद खटखटाने के तुरंत बाद दरवाजा खोल दिया। एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई, जियो यिक्सियन, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? जब तक आप ब्लैक क्लास खेती तकनीक और डू तकनीक सौंपेंगे, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में रखूंगा। इस तरह न केवल आपको सुरक्षा मिलेगी, बल्कि आप यहां अपने चिकित्सा अनुसंधान पर भी पूरा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। यह सुनकर जियो यिक्सियन को अपने दिल में उपहास के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह बॉस याओ पहले से ही 50 वर्ष का था, फिर भी वह उससे शादी करना चाहता था। क्या वह एक ही बार में धन और सुंदरता दोनों हासिल करने की उम्मीद कर रहा था? इसके अलावा 1000 मेडिसिन हाउस में इतने साल बिताने के बाद क्या उसने सचमुच सोचा था कि उसे यहाँ की स्थिति के बारे में पता नहीं था? किंगशान टाउन में 3 प्रमुख भाड़े के समूहों के साथ 1000 मेडिसिन हाउस बराबरी के स्तर पर खड़ा हो सका। इसका एकमात्र कारण यह था कि चिकित्सकों को भाड़े के सैनिकों के बीच एक विशेष दर्जा प्राप्त था। बॉस याओ स्वयं मूलतः एक चिकित्सक थे। उसने वास्तव में कभी किसी लड़ाई का अनुभव नहीं किया था। क्या उसने गंभीरता से सोचा था कि कुछ खजाना प्राप्त करने के बाद वह अपनी रक्षा कर सकेगा? यदि वह सुबह उसके हाथ लग गया, तो 3 भाड़े के समूह शायद दोपहर तक उसे मिटा देंगे। बॉस याओ चारों ओर नजर घुमाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। जब उसने अंदर एक युवक को देखा, तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसके हाथ के झटके के साथ उसके पीछे के 4 गार्ड तेजी से आगे बढ़े, अपने हथियार निकाले और कमरे में मौजूद 2 लोगों पर निशाना साधा। जियो यिक्सियन, यह कौन है? उसकी नजर जियो यिक्सियन पर पड़ी, जो अभी भी अपना सामान पैक करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसने नकली मुस्कान के साथ पूछा, लिन फेंग? बॉस याओ की बातें सुनकर लिन फेंग की आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखी, लेकिन उनका स्वर शांत रहा। लिन फेंग,
क्या मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप द्वारा आपका शिकार नहीं किया जा रहा था? बॉस याओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसकी आंखों में खुशी की चमक चमक उठी और उसने विनम्रता से हंसते हुए कहा, हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटा भाई लिन फेंग इतना सक्षम होगा। वास्तव में वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के पीछा से बचकर मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज से बाहर निकलना, यह वास्तव में सराहनीय है। बस भाग्यशाली। लिन फेंग ने उसे उदासीनता से देखा और मुस्कुराया, मुझे जल्द ही जियो यिक्सियन के साथ जाने की जरूरत है। क्या आप एक तरफ हटेंगे? बॉस याओ का चेहरा मुस्कुराने से पहले थोड़ा सा हिल गया। यह भाग्य ही होगा जिसने हमें एक साथ लाया। चूंकि आप थाउजेंड मेडिसिन हाउस में आए हैं, आपको थोड़ी देर और रुकना चाहिए। मुझे आप जैसे लोगों से दोस्ती करने में मजा आता है, युवा भाई लिन फेंग। जैसे ही वह बोला, बॉस याओ एक कदम पीछे हट गया और अपना हाथ थोड़ा हिलाया। उनके 4 गार्डों ने तुरंत उनके संकेत को समझा, तेजी से आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया और मजबूती से अपनी जगह पर खड़े होकर बाहर निकलने को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। उनके सहज और अभ्यासपूर्ण कार्यों को देखकर बॉस याओ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने लंबे समय से अफवाहें सुनी थीं कि लिन फेंग के पास एक छिपी हुई गुफा से खजाना है, और अब जब लिन फेंग ने खुद को उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया है, तो कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे इतनी आसानी से जाने दे। है मात्र 9 स्टार डूझे और 4 4 स्टार डूझे सोचते हैं कि वे मुझे फंसा सकते हैं। कितना हास्यास्पद है। उनकी हरकतों को देखकर लिन फेंग ने व्यंग्य किया, जियो यिक्सियन पर हल्की सी नजर डाली और उसे 4 4 स्टार डूझे को संभालने का संकेत दिया। अगले ही पल में लिन फेंग की आकृति गायब हो गई, सीधे बॉस याओ की ओर बढ़ती हुई। उसे रोको। बॉस याओ ने अपना जीवन एक उपचारक के रूप में बिताया और वर्षों तक शांति का आनंद लिया। उसमें युद्ध की भयानक प्रवृत्ति थी। अब लिन फेंग को तेज गति से आते देखकर उसने सहज रूप से अपने गार्डों को बुलाया। हालांकि जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसे कुछ भयावह एहसास हुआ। उसके गार्ड पहले ही गिर चुके थे और उसे पता भी नहीं चला। डू तकनीक को सक्रिय करने के लिए कोई समय नहीं होने के कारण बॉस याओ ने लिन फेंग के हमले का सामना करने की योजना बनाते हुए उसके सामने अपनी भुजाएं मोड़ लीं। आखिरकार उसने जो जानकारी एकत्र की थी, उसके अनुसार लिन फेंग केवल एक विशेष रूप से मजबूत 2 स्टार डूझे था। यदि वह इस एक हमले का सामना कर सकता है और खुद को समायोजित कर सकता है, तो वह संभवतः लिन फेंग से कैसे हार सकता है। पुची। जैसे ही उसने लिन फेंग के संपर्क में आया, उसकी बाहों में तेज दर्द शुरू हो गया, जो जंगल की आग की तरह उसके पूरे शरीर में फैल गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर भारहीन महसूस हुआ। उसके पैर लकड़ी के फर्श से उठ गए थे। जैसे ही वह तेज गति से पीछे की ओर उड़ने लगा, उसके आसपास का दृश्य धुंधला हो गया। एक जोरदार आवाज के साथ बॉस याओ ने कमरे के दरवाजे को जोर से पटक दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दरवाजा पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिससे बॉस याओ और लकड़ी का मलबा दोनों उड़कर बाहर आ गए। विडंबना यह है कि चूंकि लिन फेंग और जियो यिक्सियन जाने वाले थे, बॉस याओ ने उनके लिए दरवाजा खोलने के लिए अपनी पीठ का इस्तेमाल किया था। लेकिन उसी समय वह कई मीटर दूर फेंका गया और बिखरी हुई लकड़ियों के बीच एक ढेर में जा गिरा। लिन फेंग ने शांति से अपना हाथ हटा लिया और जियो यिक्सियन की ओर मुड़ गए। समस्या हल हो गई। चलो चलें। लिन फेंग की ताकत देखने के बाद जियो यिक्सियन की पिछली चिंताएं लगभग गायब हो गई थीं। एक ही चाल में 9 स्टार डूझे को हराने के लिए। ऐसा लगता है कि म्यूशी से लड़ने के लिए वास्तव में आपके पास वह सब कुछ है जो आवश्यक है। लिन फेंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उत्तर दिया, बहुत आश्वस्त मत हो।
यह बॉस याओ एक नानस्टार डूझे हो सकता है, लेकिन उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति है मेन एक 8 स्टार डूझे से भी कमजोर थी। इसके साथ ही लिन फेंग ने मोर्चा संभाला और बाहर निकल गए। हम मैं आपकी प्रशंसा करने की कोशिश कर रहा था। आप जानते हैं, जो यिक्सियन तेजी से उसका पीछा करने से पहले थपथपाया। खांसी खांसी। जैसे ही लिन फेंग वहां से गुजरे, बॉस याओ जमीन पर लेटे हुए थे और बोलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके गले में खून की लहर दौड़ गई, जिससे उसके शब्द डूब गए और वे निरर्थक गड़गड़ाहट से ज्यादा कुछ नहीं रह गए। लिन फेंग ने उसकी ओर देखा, दया की भीख मांगने की उसकी हताश कोशिश को तुरंत पहचान लिया। हालांकि उन्हें उस आदमी का मनोरंजन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बॉस याओ के गले पर एक तेज और निर्मम लात मारकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आखिरकार जिस क्षण बॉस याओ ने जियो यिक्सियन को शादी के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लिन फेंग ने पहले ही तय कर लिया था कि उसे कहाँ दफनाया जाएगा। क्योंकि जियो यिक्सियन उसकी महिला थी और किसी और को उसे छूने की इजाजत नहीं थी। बाद में लिन फेंग नीचे झुके, बॉस याओ की भंडारण अंगूठी को हटा दिया और पाया कि इसमें काफी मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटियां थीं। संतुष्ट होकर उसने जियो यिक्सियन के साथ वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के बेस की ओर जाने से पहले उन्हें छुपा दिया। नंबर 26। अध्याय 26 से 26 म्यूशी। वहां कौन जाता है? रुको, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ हो? वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के बेस के प्रवेश द्वार पर कई गार्डों ने लिन फेंग को सीधे अंदर आते देखा और तुरंत उस पर चिल्लाए। हालांकि इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, वे तेजी से बेहोश हो गए और लिन फेंग बिना रुके आगे बढ़ते रहे। उसी समय एक दुबला-पतला और तना हुआ आदमी बेस से बाहर निकला। अभी जो हुआ था उसे देखकर वह तुरंत दहाड़ा, यह लड़का कहाँ से आया? मेरे वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप में परेशानी पैदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए 9 स्टार डूझे। वह गणम्यू होना चाहिए। उस व्यक्ति की ताकत को महसूस करते हुए लिन फेंग ने तुरंत वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप पर एकत्रित की गई जानकारी को याद किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आकृति एक शिकार तेंदुए की तरह आगे बढ़ी और सीधे गणम्यू पर हमला कर दिया। तुम छोटे कमीने हो। तुमने 9 स्टार डूझे पर हमला करने की हिम्मत की। मैं तुम्हारा सिर सबके देखने के लिए शहर के प्रवेश द्वार पर लटका दूंगा। गानम्यू को स्पष्ट रूप से इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह किस खतरे में है। एक भयावह मुस्कुराहट के साथ उसका हल्का हरा डू क्यूई उछल पड़ा और वह आत्मविश्वास से लिन फेंग के हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। लिन फेंग का गहरे लाल रंग का डॉ क्यूई तेजी से उसकी हथेली में सिमट गया और गैन म्यू के प्रहार का सीधा सामना किया। जैसे ही उनके हमले टकराए, गन म्यू की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। उसने आश्चर्य से लिन फेंग की ओर देखा और एक ही विचार उसके दिमाग में कौंध गया। मैंने उसे कम आंका। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर उड़ गया। लेकिन लिन फेंग का उसे आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। तेज और जोरदार कदमों के साथ वह आगे बढ़ा और जमीन पर गिरने से पहले गणम्यू तक पहुंच गया। एक कुचलने वाले मुक्के के साथ उसने गणम्यू के चेहरे पर क्रश रॉक फिस्ट से प्रहार किया। टकराना। प्रहार के बल ने गणम्यू की गति एक बार फिर बढ़ा दी, जिससे वह सीधे पास की एक इमारत में जा गिरा। बूम! गणम्यू के शरीर के पत्थर की दीवार से टकराने की आवाज तेज थी, जिसने तुरंत आसपास के भाड़े के सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया। क्या तमाशा चल रहा है? तुम कौन हो? हमारे वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप में परेशानी पैदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धिक्कार है। उस लड़के को मार डालो।
अपने में से एक एक उच्च पदस्थ सदस्य को दीवार में दबा हुआ देखकर भाड़े के सैनिकों ने तुरंत जो कुछ हुआ था उसे एक साथ जोड़ दिया। उनके भाव क्रोध से गहरे हो गए और उन्होंने लिन फेंग को गुस्से में शाप दिया। कई भाड़े के सैनिक गण म्यू को दीवार से खींचने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी स्थिति की जांच की, उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए। अरे! दूसरा कैप्टन मर गया। क्या? असंभव! दूसरा कैप्टन नानस्टार डूझे था। किंगशान टाउन में केवल 3 प्रमुख भाड़े के समूहों के नेता ही संभवतः उसे हरा सकते थे। हाँ, आपने कल रात कुरी हुआ वेश्यालय में बहुत मजा किया होगा और चीजें देखना शुरू कर दिया होगा। उस समय तेज याददाश्त वाले एक भाड़े के सैनिक ने लिन फेंग पर करीब से नजर डाली। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह घबराकर चिल्लाया, "एक मिनट रुकें। वह वह लिन फेंग है।" क्या? लिन फेंग? कैप्टन ने कहा कि जो कोई भी उसे पकड़ेगा उसे 1 लाख सोने के सिक्कों का इनाम मिलेगा। अब जब उन्हें उसकी पहचान पता चल गई तो भाड़े के सैनिक तुरंत अंदर आ गए और उन्होंने लिन फेंग को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि जमीन पर गण म्यू की ताजा लाश को देखकर वे सावधान हो गए, किसी ने भी पहले हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे झिझक रहे थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे, चुपचाप उम्मीद कर रहे थे कि कोई और नेतृत्व करेगा। तभी, "तुम बेकार मूर्ख! यह सब शोर क्या है?" जैसे ही भाड़े के सैनिक वहां अनिश्चित रूप से खड़े थे, एक चौड़े चेहरे वाला, घनी दाढ़ी वाला और मोटा अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से में दहाड़ता हुआ पीछे के आंगन से निकला। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, भाड़े के सैनिकों में से एक मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। "कप्तान, वह लड़का लिन फेंग है जिसे आप ढूंढ रहे थे।" क्या? यह सुनकर म्यूशी की अभिव्यक्ति बदल गई, पहले तो अविश्वास में, फिर जल्दी ही उल्लासपूर्ण उत्साह में बदल गई। उसे उम्मीद थी कि लिन फेंग अभी भी भाग रहा होगा, जिसका पीछा उसका बेटा और हे मिंग करेंगे। लेकिन अब वह वास्तव में उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया था। कथित तौर पर लिन फेंग के पास मौजूद खजाने के बारे में सोचते हुए म्यूशी की आंखें लालच से चमक उठीं। वह भाड़े के सैनिकों द्वारा बनाए गए शुरुआती रास्ते से होते हुए घेरे में घुस गया और अहंकार पूर्वक मुस्कुराया। "बच्चे, मुझे परवाह नहीं है कि किस तरह का आत्मविश्वास तुम्हें यहाँ लाया है, लेकिन डूशी के सामने कोई भी डूझे एक चींटी के अलावा कुछ नहीं है।" आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ आगे बढ़ने से पहले उसने भीड़ पर अपनी निगाहें घुमाईं। "उल्लेख करने की जरूरत नहीं, मेरे अधीन दर्जनों डूझे हैं।" जैसे ही म्यूशी के शब्द गिरे, आसपास की इमारतों से अधिक भाड़े के सैनिक लिन फेंग के आसपास के घेरे में शामिल हो गए। यह स्पष्ट था कि लिन फेंग के अकेले पहुंचने के बावजूद म्यूशी को अभी भी डर था कि यह एक जाल हो सकता है। इस प्रकार उसने हर उपलब्ध भाड़े के सैनिक को अपने पक्ष में बुला लिया था। यह देखकर कि उसके सभी अधीनस्थ उपस्थित थे, म्यूशी ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अपनी वर्तमान स्थिति पर चढ़ने में सक्षम होने के लिए उन्होंने हमेशा अपने सतर्क और गणना करने वाले स्वभाव पर भरोसा किया था। आखिरकार उनकी नज़र में नैतिकता महज एक भ्रम थी, अस्तित्व ही एकमात्र प्राथमिकता थी। इधर-उधर देखने पर लिन फेंग ने देखा कि वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों ने उसे कई परतों में घेर लिया था। शांत भाव के साथ उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक विषहरण गोली निकाली, उसे निगल लिया और फिर म्यूशी को एक रहस्यमयी मुस्कान दी। "ओह, क्या ऐसा है? खैर, मुझे आप पर विश्वास नहीं है।" अगले ही पल उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और जोर से चिल्लाया, "जियो यिक्सियन, चिल्लाओ!
जैसे ही लिन फेंग की आवाज हवा में गूंजी, दूर आकाश से अचानक एक तेज चील की आवाज गूंज उठी। एक विशाल छाया झपट्टा मारकर तेजी से उनकी ओर आ रही थी। फिर केवल 1 दर्जन मीटर की दूरी पर एक नीली चील के ऊपर एक सुंदर आकृति ने मुट्ठी भर सफेद पाउडर हवा में बिखेर दिया। तुरंत खुला आंगन सफेद पाउडर के घटते आवरण में डूब गया। इस पर ध्यान न दें, पहले उसे मार डालो। म्यूशी ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए गहराई से भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी उसने एक ठंडा आदेश दिया। उनके आदेशों को सुनकर थोड़ा झिझकने वाले भाड़े के सैनिकों ने अपना दुष्ट संकल्प वापस ले लिया और हथियार उठाकर लिन फेंग पर हमला कर दिया। जैसे ही भाड़े के सैनिक सभी दिशाओं से उस पर दौड़े, लिन फेंग ने ऊपर देखा और सफेद पाउडर को तेजी से नीचे गिरते देखा। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, उसकी आकृति धुंधली हो गई और उसने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। कोहनियों, मुक्कों और तेज लातों से उसने आने वाले भाड़े के सैनिकों के खिलाफ एक भयंकर पलटवार शुरू किया। बूम, बैंग, क्रैक। उसके पास पहुंचने वाले पहले कुछ भाड़े के सैनिकों को तुरंत उड़ते हुए भेजा गया और उनके पीछे वाले लोगों से टकराकर डोमिनोज की तरह उन्हें ढेर कर दिया। जैसे ही पीछे के भाड़े के सैनिक अंदर आने वाले थे और अपने साथियों को मजबूत करने वाले थे, सफेद पाउडर उन पर पहले ही उतर चुका था। उस क्षण को आते देख लिन फेंग ने तुरंत अपनी क्रश रॉक मुट्ठी को सक्रिय कर दिया और अपनी मुट्ठी को जोर से जमीन पर पटक दिया। बूम! जैसे ही उसका डू क्यूई संक्रमित प्रहार पृथ्वी से टकराया, एक शक्तिशाली झटके का विस्फोट हुआ। चूंकि ऊर्जा को जाने के लिए कहीं और नहीं था, यह सभी दिशाओं में बाहर की ओर फूट पड़ी, जिससे सफेद पाउडर हवा में तेजी से बिखर गया। खांसी, खांसी, खांसी। भाड़े के सैनिकों को महसूस हुआ कि हवा का एक झोंका उनकी ओर बढ़ रहा है, जो अपने साथ बढ़िया पाउडर ले जा रहा है। जैसे ही उन्होंने पाउडर सूंघा, वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के बेस में तीव्र खांसी शुरू हो गई। यहां तक कि म्यूशी को भी नहीं बख्शा गया, उसने भी कुछ पाउडर अपने अंदर डाल लिया था। लगभग तुरंत ही उसके शरीर में बेचैनी की लहर दौड़ गई और उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। यह पाउडर जहरीला है, तुरंत वापस गिरो, वह दहाड़ा। हालांकि उसके भाड़े के सैनिकों में सुनने की ताकत नहीं बची थी। एक चक्कर जैसी अनुभूति ने उन्हें जकड़ लिया और कुछ ही क्षणों में एक के बाद एक वे बेजान शरीरों की तरह जमीन पर गिर पड़े। हम्फ! यह देखकर म्यूशी ने ठंडी सांस ली। अपने हाथ की तेज गति के साथ उसने डू क्यूई का विस्फोट किया, जिससे उसके चारों ओर सफेद पाउडर बिखर गया। उसकी ठंडी नजर लिन फेंग पर टिकने से पहले गिरे हुए भाड़े के सैनिकों पर पड़ी। तुम छोटे कमीने हो, तुम्हारी जहर इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई? जमीन पर बेसुध पड़े भाड़े के सैनिकों को देखकर म्यूशी की आंखें बर्फीली हो गईं और उसने गुस्से में अपने शब्द उगल दिए। लिन फेंग केवल मजाक में हंसे। ओह, तुम एक बूढ़े कमीने, कमजोरों को धमकाने के लिए संख्याओं का उपयोग कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़े से जहर का उपयोग नहीं कर सकता। उसकी आवाज उपहास से भरी थी। यह सुनकर मुशी की अभिव्यक्ति क्रोध से बदल गई। कोई बात नहीं, तुम आज मर जाओगे। नंबर 27। अध्याय 27 से 27, म्यूशी के विरुद्ध अकेली लड़ाई। 10+ उन्नत अध्यायों के लिए पैट्रियन में मेरा समर्थन करें। patreon.com याओइक। एक उग्र दहाड़ के साथ म्यूशी की भयावह नजर लिन फेंग पर टिक गई। उसके शरीर के अंदर उसकी हाई ग्रेड येलो क्लास क्यूई विधि द्वारा संचालित उसकी डू क्यूई हिंसक रूप से बढ़ी। उसके शरीर से धीरे धीरे हल्के सियान डू क्यूई की एक पतली परत उभरी, जिससे उसके चारों ओर डू क्यूई युद्ध वस्त्र बन गया।
डू क्यूई को डू क्यूई लबादे में प्रकट करना डूशी का एक परिभाषित लक्षण था। इस लबादे ने न केवल अपने उपयोगकर्ता की रक्षा, गति और आक्रमण शक्ति को बढ़ाया, बल्कि इसने आसपास की दुनिया से ऊर्जा को अवशोषित करने की उनकी क्षमता में भी सुधार किया, जिससे उनके आंतरिक डू क्यूई को फिर से भरने में मदद मिली। इस प्रकार लगभग हर डूशी जब युद्ध में शामिल होता है तो सबसे पहले अपने डू क्यूई युद्ध वस्त्र को बुलाता है। वर्तमान में हालांकि लिन फेंग डूझे के चरम पर पहुंच गया था, वह केवल अपने शरीर के कुछ हिस्सों पर आंशिक डू क्यूई परत ही बना सका था। इसके अलावा उसके आंशिक डू क्यूई कवच से रक्षा, गति और हमले की शक्ति में वृद्धि नगण्य थी। आखिरकार डूजे और डूशी के बीच बहुत बड़ा अंतर था। यह अंतर इतनी आसानी से नहीं भरा जा सकता था। यदि लिन फेंग म्यूशी की तरह अपने स्वयं के डू क्यूई लबादे को पूरी तरह से प्रकट करना चाहता है, तो उसे पहले डूशी क्षेत्र में कदम रखना होगा। अरे बूढ़े कमीने, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम अभी भी इससे दूर हो। म्यूशी को अपना लबादा उठाते देख लिन फेंग ने धीमी सांस छोड़ी और उसकी अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके शब्द कितने आत्मविश्वासपूर्ण लग रहे थे, उसे स्वीकार करना पड़ा, म्यू वह अब तक का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी थी जिसका उसने कभी सामना किया था। यहाँ तक कि जिस रैंक 2 जादुई जानवर से उसने पहले लड़ाई की थी, वह म्यूशी से कहीं कमजोर था। वह जानवर बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी बुद्धि कम थी, जिससे वह उसे मात दे सका और उसे मार सका। लेकिन मुशी के खिलाफ उनमें से कोई भी लाभ लागू नहीं हुआ। बूम! बंद मुट्ठी के साथ म्यूशी ने जमीन पर जोर से पैर मारा, पीछे हटने के बल का उपयोग करते हुए तुरंत अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया। जैसे ही वह पलक झपकते ही लिन फेंग के सामने आ गया, उसके डू क्यूई लबादे और हवा के बीच घर्षण से एक तेज आवाज पैदा हुई। यह देखकर लिन फेंग ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और म्यूशी के हमले को रोकने के लिए डू तकनीक का इस्तेमाल किया। तुरंत दोनों में जोरदार झड़प हुई, एक के बाद एक वार का आदान प्रदान हुआ। हालांकि यह स्पष्ट था कि म्यूशी का पलड़ा भारी था और वह लगातार हमले कर रही थी, जबकि लिन फेंग को बचाव के लिए मजबूर होना पड़ा। म्यूशी एक डूशी की तुलना में लिन फेंग अभी भी काफी कमजोर था। 10 मिनट से अधिक समय तक एक दूसरे पर वार करने के बाद म्यूशी को अंततः लिन फेंग के बचाव में एक मौका मिल गया। एक शक्तिशाली मुक्के से उसने लिन फेंग के पेट में अपनी मुट्ठी मार दी। ओह! जब लिन फेंग को पीछे की ओर धकेला गया तो वह धीमी आवाज में गुर्राने लगा। वह खुद को स्थिर करने में कामयाब होने से पहले 4 से 5 मीटर तक फिसल गया। तेज दर्द के बावजूद लिन फेंग ने खुद को जोर जोर से सांस लेने के लिए मजबूर किया और अपनी आंखें म्यूशी पर केंद्रित रखीं, जो अगले हमले के लिए तैयार था। उसके हाथ इतनी सारी डू तकनीकों का उपयोग करने के बाद अत्यधिक परिश्रम के कारण अनियंत्रित रूप से कांपने लगे थे। इसके विपरीत म्यूशी अभी भी अच्छी स्थिति में थी, केवल हल्की सी हाँफ रही थी। हालांकि लिन फेंग की ओर उसकी निगाहें तेजी से गर्म हो गई थीं। इस लड़ाई के माध्यम से म्यूशी ने एक बात की पुष्टि की थी। लिन फेंग की क्यूई विधि निश्चित रूप से ब्लैक क्लास थी। अन्यथा लिन फेंग की डूझे की चरम ताकत के साथ ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह म्यूशी की डू क्यूई का लगभग 70% खत्म कर पाता। इसके अलावा लिन फेंग ने पहले जिस तार तकनीक का इस्तेमाल किया था वह भी एक ब्लैक रैंक तकनीक थी। अन्यथा एकमात्र डूझे शिखर अभ्यासी कभी भी अपने जैसे 2 स्टार डूशी की हाई ग्रेड येलो क्लास डू तकनीक का सामना नहीं कर सकता था। अपनी घटती डू क्यूई को महसूस करते हुए लिन फेंग की आंखें निर्दयी हो गईं। वह इस लड़ाई को अब और नहीं खींच सकता था, उसे इसे जल्दी खत्म करना था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक क्यूई रिकवरी पिल और एक क्यूई बूस्टिंग पिल निकाल ली।
हवा का उड़ता हुआ कदम। लिन फेंग को गोलियां निकालते देखकर म्यूशी को तुरंत खतरे का आभास हो गया। उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई और वह उसे रोकने का प्रयास करते हुए एक आंदोलन तकनीक के साथ आगे बढ़ा। हालांकि लिन फेंग पूरे समय उसे देख रहा था। वह तेजी से गोलियां निगलते हुए कई बार वापस कूदा। जैसे ही गोलियां उसके पेट में गईं, उनका असर तुरंत हो गया। उसके शरीर का डूक्यूई, जो लगभग खत्म हो चुका था, तेजी से ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरी श्रेणी की क्यूई बूस्टिंग पिल से बढ़ावा मिलने के साथ लिन फेंग की आभा में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। वह अब नव उन्नत डू-शी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए काफी मजबूत था। अपने डू-क्यूई को फिर से भरने के साथ लिन फेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, आगे बढ़े और म्यूशी के आने वाले मुक्के का सामना किया। संघर्ष से मिली गति का उपयोग करते हुए लिन फेंग ने म्यूशी पर पलटवार करने से पहले तेजी से भाला निकालते हुए पीछे की ओर छलांग लगाई। यह देखकर म्यूशी ने मन ही मन शाप दिया और तुरंत एक बड़ी कृपाण खींची और पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। यह स्पष्ट था उसका इरादा डू-क्यूई के खत्म होने से पहले इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने का था। लिन फेंग ने भी यही लक्ष्य साझा किया। उसने पहले जो क्यूई बूस्टिंग गोली ली थी, वह उसने ब्लैक रॉक सिटी में बदल ली थी। हालांकि इसने अस्थायी रूप से उसकी ताकत बढ़ा दी। एक बार जब प्रभाव खत्म हो गया, तो वह कमजोर स्थिति में प्रवेश कर गया। ऐसा होने से पहले उसे म्यूशी को मारना था। बजना बजना। क्योंकि दोनों लड़ाके लड़ाई को तेजी से खत्म करने के लिए बेताब थे, उनकी झड़पें पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गईं। जैसे ही उनके हथियार बार बार टकराए, चिंगारियां उड़ गईं। एक पल में लिन फेंग के भाले की नोक टिमटिमा गई, जो हजारों बाद की छवियों में बदल गई जो म्यूशी की ओर चुभ गईं। अगला, म्यूशी ने अपनी मूवमेंट तकनीक से चकमा दे दिया। उसकी कृपाण सीधे लिन फेंग के लिए कट गई। थोड़ी देर तक मारपीट का आदान प्रदान करने के बाद म्यूशी को महसूस हुआ कि उसकी डू-क्यूई कम हो रही है, केवल 50% से कम रह गई है। उसकी आंखों में एक निर्मम चमक चमक उठी। अपने बचे हुए सभी डू-क्यूई को बुलाते हुए उसने इसे अपने कृपाण में डाला, जिससे ब्लेड के ऊपर एक पतली सियान ऊर्जा झिल्ली बन गई। विंड ब्लेड सेबर डांस। एक गहरी सांस लेते हुए म्यूशी की कृपाण अचानक जीवन में घूम गई। सियान कृपाण की अनगिनत बाद की छवियां उभरीं, जिससे उसके सामने ब्लेडों का एक घना जाल बन गया। यह विंड ब्लेड सेबर डांस सबसे मजबूत डू तकनीक थी जिसमें उसने महारत हासिल की थी, एक निम्न ग्रेड ब्लैक क्लास डू तकनीक। इस तकनीक पर भरोसा करते हुए उन्होंने कई बार किंगशान टाउन में सबसे मजबूत होने का खिताब जीता था। अब उसे कोई अंदाजा नहीं था कि लिन फेंग की अस्थायी शक्ति वृद्धि कब खत्म होगी, लेकिन एक सतर्क व्यक्ति के रूप में म्यूशी कोई जोखिम नहीं लेने वाली थी। डू-क्यूई के भागने और धीरे धीरे थकने से बचने के लिए उसने तुरंत अपनी सबसे मजबूत चाल चली। सियान कृपाण की चमक तेजी से लिन फेंग के पास पहुंची। स्लैश से निकलने वाली तेज हवा लगभग हवा को चीर रही थी। फिर भी जैसे ही कृपाण उतरने ही वाला था, लिन फेंग के पीछे अचानक बैंगनी पंखों की एक जोड़ी खुल गई। तीव्र गति के साथ लिन फेंग म्यूशी के विंड ब्लेड सेबर डांस से बाल बाल बचते हुए आकाश में उड़ गया। एडोवांग। म्यूशी की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, उसका चेहरा दहशत से भर गया। हालांकि उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, आप डू-वांग नहीं हो सकते, अन्यथा यह लड़ाई इतनी लंबी नहीं चलती। फिर भी वह अचानक मुड़ी और वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के अड्डे की ओर पागलों की तरह भागने लगी। हालांकि वह नहीं जानता था कि लिन फेंग ने डू-क्यूई विंग्स को कैसे बुलाया था, लेकिन एक बात निश्चित थी। अपनी सबसे मजबूत ब्लैक क्लास डू तकनीक का उपयोग करने के बाद
उसके पास 10% से भी कम डू क्यूई बची थी। इस अवस्था में लड़ाई जारी रखना बहुत खतरनाक था। भागो। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? म्यूशी की हरकतों को देखकर लिन फेंग ने ठंडा व्यंग्य किया। डू क्यूई ने तुरंत अपना भाला उठाया और एक पल में एक विशाल लाल ऊर्जा वाला शेर धीरे धीरे भाले के ऊपर साकार हुआ। क्रोधित शेर दहाड़ एक जोरदार चीख के साथ लिन फेंग के पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे, जिससे वह खतरनाक गति से आगे बढ़ गया। एक भेदी ध्वनि तरंग के साथ धधकती ऊर्जा वाला शेर हवा में फैल गया और पलक झपकते ही यह ऊपर से म्यूशी पर उतर आया। 10+ उन्नत अध्यायों के लिए पैट्रियन में मेरा समर्थन करें। patreon.com याओइक नंबर 28 अध्याय 28 से 28 छोटी घाटी। 10+ उन्नत अध्यायों के लिए पैट्रियन में मेरा समर्थन करें। patreon.com याओइक तुम छोटे कमीने, मैं तुमसे मौत तक लड़ने जा रहा हूं। अपने ऊपर की हिंसक ऊर्जा को घूरते हुए म्यूशी की आंखें डर से चमक उठीं। हालांकि उस डर की जगह तुरंत पागलपन ने ले ली। उसने अपनी चौड़ी तलवार उठाकर आकाश की ओर तेजी से मारी। बूम! ऊर्जावान शेर अग्नि की प्रचंड शक्ति लेकर नीचे गिर पड़ा और उसने म्यूशी को पूरा निगल लिया। इसके बाद एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ और उसके परिणामस्वरूप हुई सदमे की लहर ने जमीन पर पड़ी ईंटों को धूल में बदल दिया। मलबा नीचे की गंदगी के साथ सभी दिशाओं में बाहर की ओर उड़ गया। मुशी एक टूटी हुई चिथड़े की गुड़िया की तरह दूर तक उड़ती हुई शिविर के केंद्रीय हॉल में जा गिरी, जिससे वह ढह गया। जैसे ही धूल जम गई, लिन फेंग ने म्यूशी की ओर चलते हुए अपने पर्पल क्लाउड विंग्स को पीछे हटा लिया। उस व्यक्ति को जमीन पर निढाल पड़ा हुआ देखकर उसके मुंह से खून बह रहा था। उसकी आंखें अभी भी गहरी नफरत से भरी हुई थीं। लिन फेंग ने धीरे से कहा, आपका बेटा म्यूली आपके लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले ही आगे बढ़ चुका है। अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। खांसी खांसी। लिन फेंग के शब्दों को सुनकर म्यूशी, जो मृत्यु के कगार पर थी, ने अचानक हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कुछ शाप देने की कोशिश कर रही थी। हालांकि लिन फेंग को उनके अंतिम शब्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके भाले के एक झटके से नुकीला सिरा आसानी से म्यूशी की खोपड़ी में घुस गया और तरबूज की तरह चकनाचूर हो गया। उसके सिर के बिना म्यूशी का शरीर अंततः लंगड़ा होने से पहले कई बार हिंसक रूप से ऐंठना। अपनी मृत्यु की पुष्टि करने के बाद लिन फेंग ने कुशलतापूर्वक अपनी स्टोरेज रिंग हटा दी। फिर उसने ऊपर देखा और जियो यिक्सियन की ओर इशारा किया। ऊपर जियो यिक्सियन ने नीचे के युवक को सुरक्षित देखकर धीरे से अपने लाल होठों को अपने जेड जैसे हाथ से ढक लिया। उसका नाजुक चेहरा सदमे से भर गया। जब वह नीचे लड़के को देख रही थी तो उसकी खूबसूरत आंखों में साजिश से चमकने से पहले एक लंबा क्षण बीत गया। उसने धीरे से अपने ब्लू ईगल के पंखों को सहलाया, फिर उसे धीरे धीरे आंगन में उतरने के लिए निर्देशित किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में म्यूशी को मार डालोगे। मैं तुम्हें लेकर भागने के लिए पहले से ही तैयार थी, उसने दूर से बिना सिर वाली लाश पर नजर डालते हुए कहा। जैसे ही वह बोली उसके गुलाबी होंठ थोड़े खुले। अरे, अगर यह गोलियों की मदद के लिए नहीं होता तो मेरा अंत बिल्कुल वैसा ही होता जैसा आपने कहा। खांसी खांसी। जैसे ही वह बोल रहा था, लिन फेंग को अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे वह घबरा गया। वह कुछ दिन पहले ही एक जादुई जानवर द्वारा घायल हो गया था और अब म्यूशी ने उसे फिर से घायल कर दिया है। क्या इसका कोई अंत नहीं था? क्या आप ठीक हो? यह देखकर जियो यिक्सियन ने धीरे से अपने नाजुक हाथ से उसकी पीठ थपथपाई। उसकी आवाज चिंता से भर गई।
लिन फेंग ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया। बर्बाद भाड़े के शिविर पर नजर डालते हुए उन्होंने कहा, यह कुछ भी नहीं है। मुझे बस बाद में कुछ उपचार की जरूरत है। लेकिन हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। मैंने बस एक गोली ली है जिसने अस्थायी रूप से मेरी ताकत बढ़ा दी है और जल्द ही मैं कमजोरी के दौर में प्रवेश करूंगा। ठीक है, उसने धीरे से जवाब दिया और जमीन पर बिखरे हुए बेहोश भाड़े के सैनिकों को स्कैन किया। म्यूशी की मृत्यु के साथ उन्होंने अपना नेता खो दिया था। जैसे एक पेड़ गिर रहा है और बंदर तितर बितर हो रहे हैं, वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप को अनिवार्य रूप से अन्य ताकतों द्वारा निगल लिया जाएगा। एक हल्की आह भरते हुए जो यिक्सियन को पता था कि म्यूशी की मृत्यु के साथ पिछली सभी शिकायतें भी धुएं की तरह गायब हो गई थीं। अपने लाल होठों को आपस में दबाते हुए वह बुदबुदाई, अब भी जाने का समय हो गया है। अपने हाथ की सुंदर लहर के साथ ब्लू ईगल ने धीरे धीरे आकाश में उठने से पहले एक भेदी